छात्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं सोफिया डायस हूँ। मंगलुरु विश्वविद्यालय के सीबीसीएस पाठ्यक्रम के अंतर्गत तृतीय सेमेस्टर बीए के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम में एक उपन्यास रखा गया है। उसका नाम है डाक बंगला और उपन्यासकार हैं कमलेश्वर। इसका पहला भाग मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं दूसरा भाग पढ़ाऊंगी। ये सब मैं बता चुकी हूँ पिछले क्लास में, इसलिए मैं नहीं पढ़ूंगी। ये उपन्यासकार हैं कमलेश्वर, यह उनका परिचय है। अभी इसका रिकैप, पुनरावलोकन, जो हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं उसे मैं एक बार दोहराना चाहती हूँ। पहलगाम की सैर करने निकले तिलक की मुलाकात ईरा नामक सुंदर स्त्री से होती है। तो पहलगाम के सैर के लिए निकले थे तिलक, तब उसकी मुलाकात ईरा से हो जाती है। बीच रात के अंधकार में ईरा तिलक को जगाकर मैदान की ओर चलते चलती अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने लगती है। वे वहां पर डाक बंगले में ठहरे थे और वहां पर जब वे ठहरे थे तब बीच रात के अंधकार में वह तिलक को जगाकर मैदान की ओर जाती है और अपने जिंदगी की कहानी सुनाने लगती है। कॉलेज की पढ़ाई के समय से ही वह नाटक लिखने लगी थी। यूनिवर्सिटी में पढ़ते समय शिमला के नाटक समारोह में शामिल हुई थी। तभी वहां विमल नामक युवक से उसका परिचय हुआ था। आगे दिल्ली में होने वाले ड्रामा कंपटीशन में शामिल होने के लिए पिता से अनुमति नहीं मिली, तो वह घर छोड़कर चली जाती है। यह इतना हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अब मैं इस उपन्यास को आगे बढ़ाऊंगी। पिता से नाता रिश्ता छूट जाने पर वह खुल्लम खुल्ला विमल के साथ रहने लगती है। तो पिता उसे दिल्ली में होने वाले ड्रामा कंपटीशन में भाग लेने नहीं देते हैं। तब वह बेचारी कुछ उसके पास उपाय नहीं था, इसलिए पिता से रिश्ता छूटने के बाद वह विमल के पास जाकर रहने लगती है और कोई सहारा नहीं था उसे। खुल्लम खुल्ला वह विमल के साथ रहने लगती है। दिल्ली में स्थायी रंगमंच के लिए दोनों ने बहुत परिश्रम किया। दोनों मिलकर रंगमंच के लिए वे बहुत ही परिश्रम करते हैं, लेकिन यह बहुत ही कष्टदायक था। वे उसमें सफल नहीं होते हैं। पर कर्ज के कारण आर्थिक संकट के घेरे में आ गए तो विमल के प्रयत्न से ईरा को बत्रा साहब नामक आदमी के यहाँ नौकरी मिलती है। तो कर्ज बहुत ही बढ़ जाता है, आर्थिक संकट आ जाता है। वे दोनों अपना जीवन बिताना उनके लिए बहुत ही कष्टदायक होता है। तब विमल क्या करता है, ईरा को बत्रा साहब के यहाँ नौकरी दिलाता है। बत्रा दंगे के समय रावलपिंडी से भागकर आया हुआ शरणार्थी था। बत्रा साहब रावलपिंडी से दंगे के समय में भागकर आया हुआ शरणार्थी था। उसके यहाँ विमल ईरा को मुश्किल के समय में नौकरी दिलाता है। तो नौकरी करना उसका बहुत ही जरूरी था, नहीं तो उनका दिन बिताना बहुत मुश्किल था। रंगमंच के लिए ड्रामा में अभिनय करके वे अपना जीवन बिताना चाहते थे, लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था वह उतना आसान नहीं था। इसलिए बत्रा साहब के यहाँ उसे विमल ईरा को नौकरी दिलाता है। बत्रा क्या करते थे, बत्रा सरकारी अफसरों से दोस्तियां गांठकर व्यापारियों तथा अन्य जरूरतमंदों का काम करवाता था। बत्रा क्या करता था इसके बारे में यहाँ पर बताया है। सरकारी ऑफिसरों से दोस्तियां गांठकर, सरकारी ऑफिसर से दोस्ती गांठकर व्यापारियों तथा अन्य जरूरतमंदों का वह काम करवाता था। ईरा को बत्रा के ही मकान में फोन कॉल अटेंड करना था। तो उसे जस्ट उसके यहाँ फोन कॉल अटेंड करना था बत्रा साहब के यहाँ। बहुत बड़ा व्यक्ति था वह, बहुत ही बड़ा कारोबार था। तो ईरा को वहां पर सिर्फ फोन कॉल अटेंड करना था। फोन करने वालों का नाम तथा पता लिस्ट करके मालिक को सौंपना था।
मालिक बत्रा साहब को जो भी उनको फोन करते हैं उसका नाम और पता लिस्ट करके देना था। बत्रा के यहाँ काम करते ईरा को देखकर धीरे धीरे विमल के मन में संशय जागता है। तो उसके मकान में ही, बत्रा साहब के मकान में ही ईरा को काम था। तो बहुत समय से वह काम कर रही है बत्रा साहब के यहाँ। इसलिए विमल के मन में ईरा के प्रति संशय जागता है। वह ईरा पर एकांतिक अधिकार चाहता था। वह अपना पूरा अधिकार उस पर चाहता था। कभी कभी विमल ईरा को अजीब नजरों से देखता था। तो जब उसे संदेह होता है ईरा और बत्रा के संबंध को लेकर, उनके रिलेशनशिप को लेकर, तब वह अजीब नजरों से उसे देखता था, लेकिन कुछ भी पूछता नहीं था। पूछने से हिचकिचाहट होती थी उसे, तो इसलिए कुछ भी पूछता नहीं था, अजीब नजरों से उसकी ओर देखता था। वह अपने शक के बावजूद ईरा को बर्दाश्त करता था। उसे बहुत ही संशय हो रहा था उन दोनों के रिश्तों को लेकर, बत्रा साहब और ईरा के रिश्ते को लेकर। लेकिन वह इसके बावजूद भी उसे बर्दाश्त करता था ईरा को। वह ईरा से बार बार बिना कारण झगड़ा भी करता था। एक प्रकार की चिड़चिड़ाहट थी उसके मन में। जब मनुष्य के मन में संशय जागता है तब उसी तरह, तो इसलिए बिना कारण से वह समय समय पर ईरा से झगड़ा भी करता था। वह अंतर्मुखी होता जा रहा था। यानी कहने का मतलब है कि वह ज्यादा बोलता नहीं था, खुलकर बोलता नहीं था, अंतर्मुखी होता जा रहा था। उसका विश्वास लगातार टूटता जा रहा था। एक दिन उसने नाटक करने की पूरी तैयारी की, लेकिन लोगों ने उसे वचन देकर भी सहारा नहीं दिया। उसे अभिनय में, नाटक करने में बहुत ही रुचि थी और उसके लिए वह पूर्ण रूप से समर्पित था, लेकिन लोगों ने उसे सहारा नहीं दिया। वह इससे बहुत ही हताश हो गया, निराश हो गया। बीमारों की तरह वह दिन दिन भर पड़ा रहता था। दूसरा कोई काम नहीं। वह रंगमंच के लिए ही पूर्ण रूप से समर्पित था। तो जब लोगों ने उसे सहारा नहीं दिया तो वह बहुत ही निराश हो गया। दिन भर वह पड़ा रहता। वह खुद मजबूर था। दिन ब दिन उसका मन शंकालु होता जा रहा था। ईरा के प्रति उसके मन में शंका बढ़ती जा रही थी। बत्रा के बंगले के आसपास वह चक्कर काटता, हमेशा यह खबर लेने के लिए कि ईरा और बत्रा का संबंध कैसा है। वह बत्रा के बंगले के पास चक्कर काटता। वह ईरा के सामने एकदम खुल नहीं पाता था। ईरा के नौकरी से वापस आते वक्त एक दो बार वह उसे वहीं कहीं मिला था। जब वह नौकरी से वापस आती है तब ईरा ने उसे वहीं पर देखा था, यानी बत्रा के घर के आसपास। लेकिन आधा एक घंटे बाद घर पहुंचता था। ईरा के आने के तुरंत बाद वह आता नहीं था या साथ नहीं आता था, क्योंकि उसे पता नहीं, ईरा ने देखा है उसे, यह उसे पता नहीं था। इसलिए वह पर्पसफुली एक आधा घंटे एक घंटे देर करके आता था। तब ईरा को लगता है कि वह उसका पीछा कर रहा है। ईरा को लगता है कि वह विमल उसका पीछा कर रहा है। विमल का इस तरह घुटना और अपने को सताना ईरा को बहुत ही दुख देता था। तो इस तरह ईरा का वह पीछा करता था और अंदर ही अंदर वह घुटता जाता था, खुलकर बातें नहीं करता था। इससे ईरा को बहुत ही बुरा लगता था। ईरा घोर अवस्था से बाहर निकलने के लिए ईरा के पास नौकरी छोड़ने के अलावा और कोई उपाय नहीं था। ईरा को इस घोर अवस्था से बाहर निकलने के लिए नौकरी छोड़ने के अलावा और कोई उपाय नहीं था। दूसरा उपाय उसके पास नहीं था। अम, एक ओर से नौकरी नहीं करेगी तो उनका पेट नहीं भरता था, क्योंकि नाटक का काम वह अच्छा नहीं चल रहा था। इससे दोनों को भूखा मरना था। यदि हीरा नौकरी छोड़े तो दोनों को भूखा मरना था। यानी खाने के लिए कुछ नहीं उनके घर में, दूसरा पैसे नहीं थे, दूसरा कोई उपाय नहीं था जीवन बिताने के लिए। एक दिन बेहद हताश होकर विमल बम्बई चला जाता है। वह निराश होकर बम्बई चला जाता है। बहुत ही वह
ईरा पर संशय करता है, ईरा का पीछा करता है, बहुत कुछ करता है, लेकिन फिर भी उसके मन को शांति नहीं थी। एक दिन इसी निराशा की अवस्था में हताश होकर वह बंबई चला जाता है। उसे पत्र आता है, वहां से खत आता है कि व्यवस्था ठीक होने पर वह ईरा को ले जाएगा। तो विमल से उसे पत्र आता है कि वहां सब व्यवस्था ठीक हो जाने के बाद वह ईरा को ले जाएगा। पर विमल नहीं आया। उन्होंने कहा कि व्यवस्था हो जाने पर मैं तुम्हें बुलाने के लिए आऊंगा, लेकिन वह आया ही नहीं। विमल बहुत समय तक वापस लौटकर नहीं आया। अकेली न रह सकने की अवस्था में हीरा बत्रा के घर पहुंचती है। अकेली औरत, तो वह अकेली न रहने सकने के कारण जहां पर वह नौकरी करती थी बत्रा साहब के यहाँ, वह अपना सब लेकर उसके घर में ही रहने के लिए जाती है। दोनों का अकेलापन उन्हें पास लाता है। दोनों अकेले थे, तो वहां पर उसकी भी पत्नी या और कोई महिला वहां पर नहीं थी, तो इसलिए दोनों अकेले थे जीवन में। दोनों का अकेलापन दोनों को साथ लाता है। हीरा और बत्रा साहब को वे बहुत ही नजदीक आ जाता है। अपना मन मारकर इस संबंध को स्वीकार करके हीरा गर्भवती बनती है। तो हीरा एक पुरुष के संपर्क में आई थी, विमल उसके जीवन में आया था, वह उसे छोड़कर चला गया। अब वह असल में बत्रा साहब से संबंध रखना नहीं चाहती थी, लेकिन अकेली औरत, दूसरा कोई चारा न होने के कारण वह बत्रा साहब के यहाँ जाती है। वे दोनों अकेलेपन के कारण नजदीक आते हैं, शारीरिक संबंध रखते हैं। असल में वह बत्रा साहब से शारीरिक संबंध रखना नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूर होकर उसे यह संबंध स्वीकार करना पड़ता है, और वह गर्भवती भी बनती है, और वह एक बच्चे की माँ बनना चाहती है। हीरा एक बच्चे की माँ बनना चाहती है, वह गर्भवती भी बनती है। पर बत्रा पिता नहीं बनना चाहता था, लेकिन बत्रा साहब पिता नहीं बनना चाहता था। उससे वह शादी करना नहीं चाहता। वह तो क्षणिक सुख चाहता था। बत्रा क्षणिक सुख चाहने वाला व्यक्ति था। वह कोई कमिटमेंट, जीवन में कोई जिम्मेदारी नहीं चाहता था। उसे सिर्फ वे चीजें चाहिए थी जो उसके जीते जी काम आए। तो जीते जी काम आने वाली चीजों को चाहने वाला वह व्यक्ति था। वह जीवन में कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता था। टॉनिक और दवाइयां पिलाने के बहाने वह हीरा के गर्भ को गिरा देता है। हीरा जब गर्भवती बन जाती है और वह बच्चे की मां बनना चाहती है, तो क्या करते हैं बत्रा साहब, वे बच्चा नहीं चाहते थे, इसलिए टॉनिक और दवाइयां पिलाने के बहाने हीरा के गर्भ को गिरा देते हैं। इस बीच बत्रा के घर जब जी चाहे तब आकर रुकने वाली पुरानी प्रेमिका शीला आती है। बत्रा साहब की जिंदगी में एक औरत थी, शीला। जब वे रावलपिंडी में थे, आप जानते हैं कि बत्रा साहब रावलपिंडी से भागकर आया हुआ शरणार्थी था दंगे के समय में। तो उसकी एक प्रेमिका थी, उसका नाम था शीला। तो वे दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन दंगे की वजह से उसे रावलपिंडी से आना पड़ा। वह हीरा को सह नहीं पाती। वह शीला जब चाहे तब आकर रहने वाली शीला, वह जब भी चाहती थी, उन्होंने बत्रा साहब से शादी नहीं की थी। अ, वह जब मन करता था तब बत्रा साहब के घर आकर रहती थी, और बत्रा साहब उसे पत्नी का ही दर्जा देते थे। तो वह जब उन्होंने यहाँ पर हीरा को देखा, बत्रा साहब के घर में जब उन्होंने हीरा को देखा, तो उसे अच्छा नहीं लगा। वह हीरा को सह नहीं पाते, घर से निकालना चाहती है। वह हीरा को बत्रा साहब के घर से निकालना चाहती है, शीला। शीला कौन है? शीला बत्रा साहब की पुरानी प्रेमिका। उसका जीवन ऐसा ही है, शीला का जीवन। शीला क्या है, एक बार बत्रा साहब की मुलाकात शीला से और कहीं हुई थी, उसके दोस्त के यहाँ। वह दोस्त के यहाँ वीणा के नाम से, यानी वीणा, उन्होंने नाम बदल दिया था, वीणा नाम से
उन्होंने उस व्यक्ति से यानी बत्रा साहब के दोस्त से शादी की थी और ऐसा वह उसके साथ रहने लगे थे। तो वह उसके ऊपर अपने परिवार की जिम्मेदारी थी शीला के ऊपर, इसलिए वह इस तरह पुरुषों से पैसों के लिए इस तरह का संबंध रखते थे। वह औरत ईरा को बत्रा साहब के घर से बाहर निकालना चाहती है। आखिर बत्रा ही इस समस्या को दूर करने का प्रयत्न करता है। तो बत्रा साहब ही इस समस्या को दूर करने का प्रयत्न करता है। वह सोचता है कि ईरा को घर में रखना ठीक नहीं है, क्योंकि जब भी मन आता है तब उसके रखेल शीला उसके यहाँ आकर रहती थी। तो दूर करने का यह समस्या जो है, यानी शीला यह नहीं चाहती कि ईरा बत्रा साहब के घर में रहे, और इस समस्या को दूर करने का बत्रा साहब ही प्रयत्न करता है। वह किसी तीसरे व्यक्ति से ईरा को विधुर डॉक्टर चंद्रमोहन के बच्चों की देखभाल करने यानी ट्यूटर गार्जियन का काम दिलवाता है। तो बत्रा साहब क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए, ईरा से छुटकारा पाने के लिए, यानी ईरा का उन्होंने इस्तेमाल किया, ईरा उससे गर्भवती भी बनी, लेकिन उन्होंने उसके बच्चे को गर्भ में ही मार डाला, दवाई और टॉनिक के बहाने, देने के बहाने उन्होंने कुछ विष देकर बच्चे को मार डाला था। अभी क्या करते हैं वे, एक विधुर डॉक्टर चंद्रमोहन के पास उनके बच्चों की देखभाल करने के लिए यानी ट्यूटर गार्जियन का काम दिलवाता है। बत्रा के घर से निकली ईरा के जीवन का यह तीसरा मोड़ था। तो यह तीसरा मोड़ उसके जीवन में हम जानते हैं कि कौन कौन पुरुष पात्र आ गए हैं। पहला पुरुष है विमल। विमल उसे बहुत ही चाहता था और ईरा भी उसे बहुत ही चाहती थी, लेकिन क्या करते, दोनों रंगमंच के लिए समर्पित थे। रंगमंच वे स्थायी रंगमंच की स्थापना नहीं कर सके, और जब बत्रा साहब के घर में उसे नौकरी देना पड़ा और दिलवाया उसने, विमल ने, लेकिन धीरे धीरे उसे उनके संबंध को लेकर, बत्रा साहब और ईरा के संबंध को लेकर संशय उसके मन में जागा। तो उन्होंने क्या किया, वह अंदर ही अंदर घुटने लगा और एक दिन बिना बताए, ईरा को बिना बताए वह चला गया। तो वह पहला पुरुष विमल। और उसके बाद दूसरा पुरुष आया बत्रा साहब। बत्रा साहब के घर में विमल उसे नौकरी देता है, तो उससे उसका संबंध होता है, दैहिक संपर्क भी रखते हैं, वह गर्भवती भी बनती है। तो बत्रा साहब दूसरा व्यक्ति। अब तीसरा व्यक्ति है उसके जीवन में आया हुआ डॉक्टर चंद्रमोहन। तो यह उसके जीवन का तीसरा मोड़ था। यहाँ पर मैं यह दूसरा भाग समाप्त करती हूँ। संदर्भ ग्रंथ डाक बंगला कमलेश्वर का। बहुविकल्पी प्रश्न। पिता से रिश्ता छूटने पर ईरा किसके साथ रहने लगती है? तिलक, सोलंकी, चंद्रमोहन, विमल। पिता से रिश्ता छूटने पर वह विमल के साथ रहने लगती है। डी उत्तर विमल। दूसरा प्रश्न। ईरा को किसके यहाँ नौकरी मिलती है? तिलक, बत्रा साहब, विमल, सोलंकी। बी इसका उत्तर है बत्रा साहब। तीसरा प्रश्न। विमल घर छोड़कर कहाँ जाता है? ये बम्बई, बी असम, सी पूना, डी रावलपिंडी। ये उत्तर ठीक है बम्बई। चौथा प्रश्न। बत्रा साहब की पुरानी प्रेमिका का नाम क्या है? दमयंती, सावित्री, शीला, दीपा। सी शीला उत्तर ठीक है। पांचवा प्रश्न। बत्रा साहब ईरा को किसके घर में नौकरी दिलवाता है? सोलंकी, तिलक, डॉक्टर चंद्रमोहन, ममदो। सी उत्तर ठीक है डॉक्टर चंद्रमोहन के यहाँ। तो यहाँ पर डाक बंगला उपन्यास का दूसरा भाग समाप्त होता है, और हम यहाँ पर समाप्त करेंगे आज की क्लास। अगले क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।